जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज नया चैप्टर में आया है। आप देख सकते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में। तो आइए जो पुराने की तरह आज नए एक चैप्टर लेके आए हैं नया सीरीज में, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको बहुत सारे शिक्षक ने इसका नाम दिया है शॉर्टकट डीपीएसपी। तो आज हम डीपीएसपी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे राज्य के लिए, हमारे सरकार के लिए क्या क्या महत्व है और एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। क्योंकि आज पढ़ने जा रहे हैं हम राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी। आइए हम बताते हैं आपको कि ये संविधान में आया कैसे, इसकी क्या जरूरत थी, क्या महत्व था, इसको लाने की क्या जरूरत थी, तो उसी पे हम आज बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो संविधान के अपने सलाहकार थे, संविधान के जो सलाहकार थे ना, वो थे अपने बीएन राव जी। बीएन राव का नाम था कि संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार होना चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार जो जल्दी लागू हो जाए और उसका फल जल्दी मिल जाए, और एक ऐसा मौलिक अधिकार जो धीरे धीरे लागू हो, जो सरकार द्वारा लागू हो। इस तो दो मौलिक अधिकार का नाम ना देकर एक का नाम दे दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। और एक मौलिक अधिकार आपको पता होगा कि एक मौलिक अधिकार ऐसा है जिसके उल्लंघन में न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और एक ऐसा मौलिक अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। सरकार इसे लागू करे तब, नहीं लागू करे तब, फिर भी हम न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। एक ऐसा मौलिक अधिकार जिसके हनन होने पर हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं और कोर्ट से, न्यायालय से हम मांग कर सकते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आप इस पे कुछ कीजिए। तो इसके वजह में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो अपना रिट जारी करता है और 24 आवर के अंदर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है कि ये हनन क्यों हो रहा है। तो एक ये मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार को तो हम पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार चैप्टर हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि संवैधानिक सलाहकार जो थे बीएन राव का कहना में यही था। तो मौलिक अधिकार तो आया, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर हम इसका बात करें संविधान में कि संविधान में ये कहाँ मिलता है, तो संविधान में मिलता है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से चैप्टर में, कौन से पार्ट में है, कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आप बताइए। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। आपको पता होगा कि हमारा संविधान बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ पॉइंट लिए गए हैं। तो ये भी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आपको पता होगा कि आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में आया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक और हम बताते हैं कि आयरलैंड भी किसी देश से लिया था और आयरलैंड स्पेन से लिया है। 2 पॉइंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इतना आपको याद होगा। नेक्स्ट आइए, अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं। 36 से 51 के बीच में कौन कौन सा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, हम सबके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्लास में ही याद हो जाए। क्योंकि जो क्लास में याद हो जाए ना, वो कभी आप भूल नहीं सकते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट तो ऐसे भी नहीं भूलते हैं। बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को गुणवान बनाता है, मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, आप भी कीजिए। क्योंकि ये प्रैक्टिस ही आपको बहुत कुछ दिला सकता है, बहुत आगे लेके जा सकता है। क्योंकि सफलता जब आती है ना, तो शोर मचा के आती है, किसी को बताना नहीं पड़ता है। देखिए गर्मी हो रहा है, पसीना हो रहा है, फिर भी हम आज क्लास ले रहे हैं। हमारी तरफ बहुत गर्मी है, बहुत। तो आइए ध्यान से आप देखिए अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में आपको बताया गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल बताया गया है। कि आइए राज्य की परिभाषा में हम पूरी की पूरी जानेंगे। अनुच्छेद 37 आपको हम बताए थे कि मौलिक अधिकार को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को नहीं दिया जा सकता है। तो 36
राज्य की परिभाषा, और यही 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये अपरिवर्तनीय है। मतलब कि आप सरकार इसको लागू करे तो लाए, तो नहीं लाए तो हम न्यायालय में इसके लिए चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि सरकार ये काम नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर रही है, इसलिए न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है आर्टिकल 37 के तहत। आपको पता होगा कि ये संविधान ने हमको इसलिए दिया गया है कि सरकार को अगर जांचना है, सरकार के बारे में जानना है, तो आप इसी पॉइंट को लेकर आप अपने राज्य में, अपने पंचायत में, अपने शहर में देख सकते हैं कि सरकार ने क्या क्या मेरे लिए किया है, क्या क्या नहीं किया। उस आधार पर हम लोकतंत्र में जीते हैं, उस आधार पर वोटिंग करने का अधिकार है, सरकार को तमाचा मारने का अधिकार है, क्योंकि यही अधिकार आपको दिया गया इसीलिए कि सरकार अगर ये सब काम नहीं कर रही है तो सीधा सरकार को चेंज कीजिए, उखाड़ के फेंकिए, दूसरा सरकार लाइए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन जहां नहीं है वहां समझ लीजिए कि विकास नहीं है, परिवर्तन भी जरूरी है। तो न्यायालय में ये परिवर्तन नहीं है। हम अपने पॉइंट पर जाते हैं, बहुत सारा बातें हैं, करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 आपको पता होगा, 36 में राज्य की परिभाषा और 37 में न्यायालय में जो है इसको चुनौती हम नहीं दे सकते हैं। 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपको पता होगा कि ये जो 3 शब्द हैं ये आपको प्रस्तावना में मिलेंगे। हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये आपको याद है ना, मैंने बताया है, मैंने पढ़ाया है। अगर देश के नागरिक है तो आपको याद होना चाहिए, ये बात याद कीजिए आप। तो ये चीज उसमें लिखा हुआ है, उसी का विस्तृत रूप आपको इसमें बताया गया है। उसमें पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है, लेकिन इसमें इसलिए डाला गया है कि आप विस्तृत विवरण उसका जानिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है। सरकार का ये उद्देश्य है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अपने देश में, अपने राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करे। ये नहीं कि किसी के पास ज्यादा धन हो, किसी के पास कम धन हो, किसी के पास करोड़पति हो, कोई भिखारी हो, ऐसा नहीं, सबको बराबर। राजनीति में सबको एंट्री होनी चाहिए। राजनीति में दलित, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल, सबको मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो पहले से आ रहा है उसी को राजनीति में एंट्री होगा, पिछड़े को नहीं होगा। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सरकार हमको ऐसी चाहिए जो सबको मौका दे, इसलिए कि सब पढ़े सब बढ़े, ये आपको याद है ना। तो बस ऐसी सरकार चाहिए जो समाज के स्तर पर न्याय करे, आर्थिक न्याय करे, पैसा के लेन देन में न्याय करे, और राजनीतिक भी न्याय होना चाहिए। यही बात करता है आर्टिकल 38। 39 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 क्या बताएं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इतना है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 39 संसाधनों का उचित वितरण, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। जितने भी अपने राज्य में, अपने देश में संसाधन है ना, उसका उचित वितरण होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा, ऐसा नहीं। बराबर बराबर वितरण कीजिए। और समान काम के लिए समान वेतन, ये सीधे सवाल आते हैं आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, कुछ भी हो, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं ना, तो सीधा सवाल आएगा कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 39 याद कीजिए। अनुच्छेद 39 क के मतलब आप क्या समझते हैं? संशोधन किया गया है, संशोधन करके इसको जोड़ा गया है, इसकी जरूरत थी इसलिए जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को, एक बात यहां से और हम बता दें आपको कि 42वें संविधान संशोधन 1976 जो है ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लघु संविधान। देखिए कितना बड़ा बात है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। 42वें संविधान संशोधन को, यहां से एक पॉइंट और आपको मैं बता दिया कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और 39 क में ये बोला गया है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ये यहीं से आरक्षण की बात उठी थी, सोचिए। और यहां से आरक्षण की बात उठी और आज आरक्षण ही आरक्षण है हमारे देश में। अभी हाल ही में न्यूज आया कि सुप्रीम कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस को दिया है,
आपको पता होगा। तो समान अवसर पर सबको लोग सरकारी सेवाओं में जाने का अधिकार है, तो यही बात करता है, सबको न्याय देना है। इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। 40 अनुच्छेद 40 पंचायत। पंचायत कौन नहीं जानता है, क्या बताएं? पंचायत को कौन नहीं जानता है, आप ही बताइए। पंचायत को सब जानता है। ये गांधी जी का सपना था कि हर राज्य में पंचायत होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। उनका देन है कि आज हमारे भी राज्य में, बिहार राज्य में पंचायत है और प्रशासन 3 स्तरीय चलता है। तो वही पंचायत की बात करता है। पहले तो था कि सरकार चाहे तो उस राज्य में पंचायत ला सकती है, नहीं भी ला सकती है, उसके मन के ऊपर था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और पंचायत होना ही होना है। आज हमारे बिहार में पंचायत है, पंचायत के चुनाव होते हैं स्थानीय स्वशासन के तहत। वार्ड, मुखिया, सरपंच, ये सब स्थानीय स्वशासन है, ये न्याय करते हैं। तो ये बात है पंचायत। गर्मी बहुत है दोस्त, क्या बताएं, देख रहे हो गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी अपना तो मंजिल है, अपना तो संकल्प है, तो संकल्प में कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। 41, 42 और 43 एक हम ट्रिक आपको बताते हैं। 41, 42 और 43 दमन, आप याद कीजिए। दमन, एक दमन गेम भी आता है, वही दमन। 10 से कुछ दशा में काम करने का मौका मिलना चाहिए। सरकार आपको देखा है मनरेगा चलाती है, कुछ और व्यवस्था करती है, कुछ और व्यवस्था करती है। तो सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको किसी भी दशा में काम करने का कुछ अवसर प्रदान करे, कि आपको कार्य मिले। तो 10 से दशा, किसी भी दशा में काम करना है। आर्टिकल 41। 42 की बात करें, अगर आप जहां काम करते हैं वहां पर माहौल भी तो होना चाहिए काम करने का। ये नहीं कि आप काम करने गए वहां पर मार काट दहाड़ सब हो रहा है, ऐसा नहीं। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां आप काम दे रहे हो वहां पर कार्य जो है न्याय संगत होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी करा रहे हो। मानवीय दशा, जो वहां का स्थिति है ना, मानवीय दशा के अनुसार होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। ये सब व्यवस्था सरकार करेगी आपको। तो 41 कुछ दशा में कार्य और 42 अनुच्छेद 42 कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा होना चाहिए। आपको मानवीय व्यवहार की तरह वहां पर लोग ट्रीट करें, ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं। ये अगर व्यवस्था नहीं करती है तो सरकार को वोटिंग करके आप दिखा दीजिए कि आपने मेरे लिए क्या किया है। नेक्स्ट 43, आपको पता है कि 43 निर्वाह मजदूरी सरकार उतना दे कि कम से कम मेरा जिंदगी चल जाए, मेरा पेट चल जाए, उतना निर्वाह मजदूरी होना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है। ये राज्य के नीति निर्देशक तो सरकार को एक सलाह देता है कि आप इसके अनुसार लोगों को कल्याण के लिए कुछ भलाई कीजिए, तभी आप सरकार के लायक हैं, तभी आपको जनता वोटिंग करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापना करना, आर्थिक न्याय करना। इसका आपसे पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोगों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचना, लोगों के भलाई के लिए सोचना कि लोग खुश रहें, लोगों को हर सुख सुविधा मिले। इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लाया गया है। सरकार सक्षम हो तो इसको दे सकती है और देती भी है, बहुत सारे सरकार देती है। तो निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों को लगाने के लिए सरकार बाध्य है कि सरकार छोटी छोटी उद्योग को लगाए और जनता को उसे प्रॉफिट हो, लाभ हो। 44 बराबर 4 और 4 बराबर है, तो मतलब समान नागरिक संहिता। मतलब क्या, आपको पता होगा समान नागरिक कानून, आपको पता होगा कि ये क्या चीज है। आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में 2 तरह के कानून है।
क्रिमिनल, आपको पता होगा कि कोई अपराध करके आया, मार करके आया, दाड़ करके आया, मर्डर करके आया, तो उसके लिए समान कानून है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आपको जेल जाना है तो जाना है। लेकिन एक धार्मिक कानून है, मुस्लिम का अलग कानून है, हिंदू का अलग कानून है, विवाह, तलाक, गोद लेना, ये सब दोनों का अलग अलग कानून है। तो यही बात करता है कि सब कानून एक होना चाहिए, समान कानून, नागरिक संहिता होना चाहिए। एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। भारत के एकमात्र ऐसा राज्य सक्षम है जहां पर लागू किया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, एक ही कानून चलेगा। ये नहीं कि आपका विवाह अलग है, आप 2 शादी कर सकते हैं, 3 शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक करता हूं, आपको भी एक करना है, तो है समान नागरिक संहिता। सरकार चाहे तो कोशिश करके वहां पर अपने 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 राज्य में, अपने क्षेत्र में ये लागू कर सकती है, लेकिन वोटिंग जो ना करा दे। नेक्स्ट 44 हो गया। 45 की बात करते हैं। 45 अनुच्छेद 45, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देना है, जरूरी है, एकदम जरूरी है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देना एकदम जरूरी है। आपको पता होगा कि हम एक बार मौलिक अधिकार में पढ़ाए थे कि आर्टिकल 21A में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है सरकार के द्वारा। उसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। यही वो चीज था, यहाँ से उठाकर मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, तो यहाँ पूरा का पूरी खाली हो गया। अनुच्छेद 45 में था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार शिक्षा को अनिवार्य करना है। तो जब यहाँ खाली हो गया तो यहाँ पर आ गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना है। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है दोस्त? तो आप समझिए, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगी सरकार। पता होगा कि हम जहाँ पढ़ते हैं, प्रस्तावना में भी हम आपको पढ़े थे, और मौलिक अधिकार में भी पढ़े हैं, अनुसूची में भी पढ़े हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग प्रशासन की व्यवस्था करेगी सरकार, अलग क्षेत्र है उनके लिए। और यहाँ भी शिक्षा के लिए वो व्यवस्था करेगी, कुछ भी करेगी, उनके लिए कुछ लाभ प्रदान करेगी, आर्थिक हित करेगी और सामाजिक न्याय भी करेगी। अनुच्छेद 47 मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य। 47 आपको पता होगा कि हमारे बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्य निषेध, सरकार को यह अधिकार है कि अपने राज्य में जो दारू, शराब, कुछ भी, गांजा, कुछ भी है ना, उसको बंद कर सकती है, निषेध कर सकती है, और उसके जगह पोषाहार चालू करेगी। आपको पता होगा कि आजकल आंगनबाड़ी हो, कुछ भी हो, कोटा हो, वहाँ पर भी कुछ सरकार दे रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहने के लिए कुछ भी व्यवस्था करेगी, पोलियो चलाएगी, कुछ भी, मतलब जो समाज के लिए एक लाभदायक साबित हो, ऐसी सरकार को व्यवस्था करना है। तो आप देखिए कितने सरकार को क्या क्या करना है। अब देखिए आपके लिए, जब मान लीजिए बिहार में शराब बंद हो गया, तो अब काम क्या करेगा बंदा? काम तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो काम करने के लिए उसने खेती करना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया, और सरकार को ये दायित्व है कि जो दुधारू पशु है ना, उसको बढ़ावा दे, अपने राज्य में उसको बढ़ावा दे। तो बढ़ावा देने के लिए वो क्या करेगी? सब्सिडी देगी, पशुपालन कीजिए, कृषि कीजिए, दुधारू पशु को बढ़ाइए, तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी बिहार में, या किसी भी स्टेट में सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सरकार की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सरकार अपने यहाँ बढ़ावा दे सकती है। 48 का जब मान लीजिए पशुपालन कर दिए, कृषि कर दिए, तो कुछ आपको भी दायित्व है कि पर्यावरण को संरक्षण करना है ना। ये नहीं कि पशु आप खोल दिए और पूरे के पूरे सब कुछ खराब कर दिया, ऐसा नहीं है। संरक्षण भी करेगी सरकार। इसको जोड़ा गया था 48 का मतलब क्या है? इसको जोड़ा गया अलग से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समझ में आया दोस्त? तो आगे आइए। 49 अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थानों का संरक्षण करेगी सरकार। जितने भी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है ना, स्थान है ना, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया,
कुतुब मीनार हो गया, etc। ये सब की संरक्षण सरकार करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थानों का संरक्षण सरकार को करना दायित्व है। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण हो गया। हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों सांठ-गांठ हो जाए ना तो जनता का तो कल्याण हो जाएगा। जो कार्यपालिका चाहे, कार्यपालिका मतलब क्या है? जो मंत्रिपरिषद, यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो बैठते हैं ना, कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से हमेशा अलग रहना है, पृथक्करण करना है। आप कानून बनाइए, हम उसकी समीक्षा करेंगे, न्यायपालिका कहता है। आज जब मान लीजिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक हो जाए तो आपको कैसा भी कानून बनाइए वो तो पास कर देगा ना न्यायपालिका, इसलिए कि आपका गुलाम है। इसीलिए बोला गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से हमेशा अलग रहना है। कुछ भी कानून बनाइए, हम उसका समीक्षा करेंगे, क्योंकि ये न्यायपालिका है, हम लोकतंत्र में जीते हैं, और लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती है। दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश। इसलिए बताया गया है कि आर्टिकल 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रहना है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि का अधिकार है। आपको पता होगा कि हमने अपने राज्य, अपने देश, अपने जनता सबका पढ़ लिया। जब मैं सब पढ़ लिया ना तो अब मेरा एक दायित्व है, सरकार की दायित्व है, मोदी जी का दायित्व है, बिहार का दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बनाए रखें। शांति के लिए हम कुछ करें। आपको पता होगा कि भारत हमेशा प्रयासरत रहता है कि शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखा। अभी यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा था, शांति बनाए रखें। तो ये दायित्व है, शांति हो, सुरक्षा हो, ये सबकी दायित्व सरकार के ऊपर है। तो ये आप देख सकते हैं। जो और थोड़ा इधर भी है, मैं इसलिए लिख लेता हूँ ना कि कभी कभी पढ़ाने के वक्त मैं टॉपिक भूल जाता हूँ, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, तो इसलिए टॉपिक में लिख लेता हूँ। आपको पता होगा कि जब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच जब विवाद हुआ ना, विवाद ये हुआ कि कौन बड़ा है, मौलिक अधिकार बड़ा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़ा है। इसलिए कुछ वो अधिकार नहीं मिल रहा था तो ये मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था तो वो मिल रहा था। मामला गया कोर्ट में, केशवानंद भारती बनाम 1973 में। सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ है, मौलिक अधिकार से नीचे है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर हंगामा हो गया, फिर सरकार को झुकना पड़ गया। यहाँ पर सरकार ने फिर इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसने डीपीएसपी को बता दिया कि सर्वश्रेष्ठ है। अब बताइए, इंदिरा गांधी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट को भी हिला कर रख दिया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने चेंज कर दिया, बोला नहीं, मेरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सर्वश्रेष्ठ है। फिर मामला आया, कोर्ट कहाँ मानने वाला है, कोर्ट को आप दबा नहीं सकते हैं। फिर आया मिनर्वा मिल्स बाद में 1980 में, और 1980 में जाकर निकल गया कि नहीं, ना मौलिक अधिकार बड़ा है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़ा है, दोनों संतुलन है, दोनों बराबर है, दोनों का अपना अपना एक महत्व है, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि जनता को सुरक्षा देना, जनता को लाभ पहुंचाना। तो ये चीज है, आप याद रखिए कि लोहा जितना तपता है ना उतना ही ताकत भरता है। आप तपिए, सूरज की तरह चमकिए, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आप याद रखिए, क्योंकि याद नहीं रखिएगा ना तो एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कीजिएगा और एक अच्छे पोस्ट पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक बार और पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्योंकि याद जब तक नहीं होता है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ आता है। कोई बंदा पेट से सीख कर नहीं आता है, हम भी पेट से सीख नहीं आए, हम भी प्रैक्टिस किए हैं। तो आप भी कीजिए और पढ़िए मन लगा के, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है जिंदगी में, और है क्या। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।